और जो रिलायंस के नतीजे आए उनको आपने देखा समझा? रिलायंस पे आपकी नज़र रहती नहीं है ज़्यादा, आप सोचते हैं क्यों उस पे दिमाग लगाया जाए, लेकिन पढ़ा तो होगा आपने? ईमानदारी से मैंने अभी डिटेल नहीं पढ़ा है, सिर्फ इतना है कि टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ देख लिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है रिलायंस में, बिकॉज ये जो ग्रोथ है ये हम बात कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 19-20 लाख करोड़ की कंपनी है, मार्केट कैप की कंपनी है, और उसके हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो ये मुझे सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशन पे नहीं जाना है, बिकॉज जो एक्सपेक्टेशन वाली चीजें अलग हो जाती हैं, बट इन आइसोलेशन 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, आई थिंक इट्स बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रॉफिट का ग्रोथ उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्जिन ओवरऑल स्टेबल लग रहे हैं, तो मुझे तो रिजल्ट ठीक ही लग रहे हैं, बाकी मैं अभी और डिटेल पढ़ूंगा इसको। जी। और साथ में जिस तरह से रिलायंस रिटेल के नतीजे आए हैं, क्या आपको लगता है कि अब बिल्कुल अगले कुछ महीनों के अंदर कभी भी आपको डेवलपमेंट्स शुरू हो जाएंगे उसके डीमर्जर के, और वो कहानी बनने लग जाएगी वैल्यू अनलॉकिंग की? वो तो होना चाहिए, मतलब प्लान पे एज पर प्लान ही रहेगा। अभी जियो तो हो ही गया अलग, जियो फाइनेंशियल, तो ऐसे ही धीरे धीरे जब भी वैल्यूएशन उनको मिलने का चांस लगेगा कि ये वैल्यूएशन पे डीमर्ज करके निकाला जा सकता है, मतलब वैल्यूएशन में कह रहा हूँ कि जब मैक्सिमम वैल्यूएशन हो जाएगा, कम वैल्यूएशन पे बाहर उसको डीमर्ज नहीं किया जाएगा, तो एक बार ही वो फुल्ली प्राइस में दिखने लगे तभी डीमर्जर होगा। देखते हैं, मुझे तो लगता है थोड़ा समय और दीजिए, बट यस जिस डायरेक्शन में जा रहा है ऑफ कोर्स वैल्यू क्रिएशन कभी भी अब 3 महीना 6 महीना नहीं कह सकता मैं अभी, क्योंकि 1-2 क्वार्टर तो और देख ही लें, लेकिन हाँ तय बात है एक बारी कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए कि यहाँ से वैल्यूएशन हायर लेवल साइड में आ गया है, तो फिर उसको डीमर्ज करके अलग किया जा सकता जी। लेकिन साथ में नज़र वो जियो के भी मतलब जो प्लेटफॉर्म्स जो है उसके भी डीमर्जर की होगी, पहले तो शायद वही हो जाएगा। पहले तो उनका प्लान तो वही है, एक एक करके, जैसे पहले फाइनेंशियल गया, फिर जियो प्लेटफॉर्म गया, फिर रिटेल जाएगा, इनफैक्ट रिटेल में भी हाँ एक चीज तो बोलना भूल ही गया, रिटेल का जो ग्रोथ है वो ऑफकोर्स अभी सबसे ज्यादा चल रहा है भारत में, जी। तो हाँ तो ठीक है, पहले अलग होगा राजीव जी, ये तो मुझे नहीं मालूम, हो तो अंबानी जी को ही मालूम है, लेकिन अंदाजा ये ये चीज क्लियर है कि सबको चर्चाएं तो एक एक सारी बार तो पहले, अलग, चर्चाएं तो जियो आईपीओ की ही पहले हैं। हाँ पहले उसी की आई है, बट मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार कर ही लेते हैं, उसमें अटकलें ही चल रही हैं अभी तो। जी। ओके। ठीक है। अब पहले जियो या पहले रिलायंस रिटेल, लेकिन दोनों में से जो भी होगा अंततः आपको ये पता है कि अगले 2-3 साल के अंदर ये जो बड़े वर्टिकल्स हैं जिनके चलते रिलायंस को एक ग्रोथ स्टॉक की तरह से देखा जाने लगा, ये निकल जाएंगे, अलग एंटिटी बन जाएंगे, और आपके पास वापस वही जो एनर्जी कंपनी है वो आपके सामने हाथ में रह जाएगी। तो उसको देखते हुए आपको रिलायंस में कितना इंटरेस्ट रहता है? क्या जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कंपनी का, जो ट्रेडिशनल ऑयल टू केमिकल कंपनी से इसको जो न्यू एनर्जी कंपनी बनने की तरफ का जो ट्रांजिशन है, क्या वो ट्रांजिशन आपको अच्छा लग रहा है? क्या उसके चलते आपको लगता है पोर्टफोलियो में इसे रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात हमें ये समझ लें कि रिलायंस आई थिंक 2000 से 2010 वो टाइम फ्रेम कब था, करीब करीब हाँ 2000, हाँ 2007 से रफली 2017, 10 साल तक इसने वेल्थ ही क्रिएट नहीं किया। ये वेल्थ नहीं क्रिएट करने का कारण सिर्फ O2C, ऑयल टू मतलब ऑयल एंड गैस कंपनी जो इनका था ब्रांड, उसी के कारण इसने वेल्थ क्रिएट नहीं किया, लेकिन उसके बाद से जब से इनका कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा है, आप इसका वेल्थ क्रिएशन देख सकते हैं, तो वो चेंजेस हैं और वो चेंजेस पॉजिटिवली वेलकम है। कंपनी ने भी बहुत समय समय रहते उसके पहले ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दिया है, तो उसका बेनिफिट तो वैल्यूएशन में भी मिलेगा ही ना। तो अब ये पुरानी सिर्फ ऑयल एंड गैस की कंपनी तो एकदम से रह नहीं गई है, अगर एनर्जी भी है तो पता है कि अब रिन्यूएबल्स में ही जो है बनता है, तो उसके कारण से इनको वैल्यूएशन बेटर तो मिलना चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इतना इतनी बड़ी, मतलब इनके पास आप कैश का लेवल देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, इतना ज्यादा इनके पास कैश पड़ा रहता है, इतना है। अम, आप समझे कि लाख लाख करोड़ के ऊपर का तो आपके पास कैश पड़ा हुआ है,
तो इतना इनके पास फाइनेंशियल मसल है कि उसी से आप इसके वैल्यूएशन को सस्टेन कर सकते हैं। तो मेरा अंदाजा यही है कि इसका नेचर तो चेंज हो गया है और ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। मुझे इसमें एक अच्छी चीज़ क्या लगती है कि एक बारी जैसे रिटेल, जियो, फाइनेंशियल से सब अलग कर देंगे ना, तो कंपनी को समझना आसान हो जाएगा मेरे जैसे लोगों के लिए। अभी इसका बैलेंस शीट समझने में ना मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि समझने जाऊँ भी तो जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो 1-1 साल लग जाएगा उसको समझते-समझते। तो 1 साल निकल ही जाएगा उसमें तो पैसा कहाँ से बने। लेकिन ये जो स्प्लिट होता जा रहा है इसके बाद इनके यूनिट्स को समझना आसान हो जाएगा। ये मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। जी। अच्छा, इसका थोड़ा-सा लंबे समय का पर्सपेक्टिव देखिए तो क्या लगता है टेक्निकली किस तरह के साइकिल्स में ये रहा है? अगला साइकिल अभी ये मतलब किसी मिड साइकिल में है या कैसे आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि आप अक्सर साइकिल्स में एनालाइज़ करते हैं किसी शेयर को जब भी लंबे टाइम फ्रेम में देखना होता है। हाँ, ये आपने एक्चुअली मुझे स्पॉट पे डाल दिया है। मैंने इसको कभी ट्रैक ही नहीं किया क्योंकि मैं इसमें काम ही नहीं करता। लेकिन देखते हैं, समझते हैं अगर कुछ लगता है समझ में आ जाए तो। ये साइकिल तो हो चुका है इसका। तो आप मेन इसका साइकिल हम रीड कब से करेंगे? इसका साइकिल हमको 2017 के बाद जब एक्चुअली रीड करना है, जब इसका एक्चुअली नया हाई बना था, तब हमको रीड करना है। तो आप 2017 से इनका साइकिल कहाँ तक बनता है? इनफैक्ट फॉर दैट मैटर मुझे लगता है कि 1400 के ऊपर का जो भी पॉइंट है उसके लिए बोनस है। इसलिए ये कंसोलिडेशन तो होना ही होना चाहिए। ये तो ऑलमोस्ट तय बात है। अब रही बात कि कंसोलिडेशन कितने समय तक का हो सकता है नया साइकिल स्टार्ट होने के पहले। अगर रिलायंस को थोड़ा उसके ट्रेंड को पढ़ा जाए तो नॉर्मली रिलायंस आपका लास्ट होता है क्या बोलते हैं जब मार्केट चल चुका होता है तो लास्ट रन इसका होता है। अगर उस एनालिसिस को लिया जाए तो मोस्टली आप ये समझें कि इसका अपसाइड एक नया साइकिल बनना शुरू होगा और ये साइकिल का करेक्शन आपका 1000 रुपए पे कंप्लीट हो चुका है और फिर नया साइकिल बनना शुरू होगा। तो एक लंबा साइकिल तो इसका ऑलमोस्ट ऑलरेडी खत्म कंप्लीट हो चुका है। उसमें कुछ नहीं है। नया साइकिल शुरू होने में अभी समय है। निफ्टी का हाई बनने दीजिए फिर देखते हैं। जी, ओके। लेकिन जब इसमें डिमर्जर्स होंगे तो उसके बाद फिर आप इसके चार्ट को कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि अभी आपके पास जो चार्ट है वो 3 अलग-अलग बिज़नेसेस बड़े बिज़नेसेस हैं, एक बिज़नेस पहले ही अलग हो चुका है। तो आपके पास 4 अलग-अलग बिज़नेसेस थे, उनका एक मिला-जुला चार्ट था। एक टुकड़ा कटा, उसके बाद फिर आगे और 2 बड़े टुकड़े हटेंगे। अ, ऐसी स्थितियों में जब हम हिस्टोरिकल चार्ट्स को देखते हैं और आगे की संभावना तलाशते हैं, तो वो कैसे मुश्किल नहीं होता उसमें कि अ, मतलब एपल टू एपल कंपैरिज़न रह ही नहीं जाता, पहले कुछ चीज़ अलग थी, अब कुछ चीज़ अलग है। यही केस राजीव अभी जी, टाटा लेकिन वो मोटर्स में भी आपको दिखेगा। हाँ, ये प्राइस में एडजस्टमेंट हो जाता है राजीव जी। अगर बिज़नेस जैसे क्या होता है ना कि अगर मल्टीपल बिज़नेस कंपोनेंट हैं आपके पास, तो मोस्टली ये वैल्यूएशन आपका सम ऑफ पार्ट्स पे जाता है और एक-एक पार्ट आपका निकलता जाता है, तो उसके बाद जो बचा हुआ वैल्यूएशन है, वो आपको यहाँ पे प्राइस में दिख जाएगा और उसी के बेसिस पे फर्दर मूवमेंट होगी।